Hello friends, so welcome to one more new lecture that is on evaporation. एक्चुअली एक व्यूअर्स हैं धर्मेंद्र, जो कि मेरे स्टूडेंट भी है, मतलब स्टूडेंट भी थे जिनको मैंने पढ़ाया है। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो डेजर्ट कूलर होता है इसमें एवापोरेशन किस तरह से होता है और कितना कम टेम्परेचर हम अचीव कर सकते हैं। तो मैं अभी मोटे-मोटे तौर पे इसमें बात करूँगा एवापोरेशन की। ये बड़ा कन्फ्यूजिंग सा टर्म होता है, क्योंकि देखिए 3 चीज़ें होती हैं, एवापोरेशन होता है, बॉइलिंग होता है, वेपोराइज़ेशन होता है। फिर एवापोरेशन के केस में एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ ये है कि बॉइलिंग तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। तो हम देखेंगे आज इस लेक्चर में, मैं बताऊँगा आपको वेपोराइज़ेशन क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है, एवापोरेशन क्या होता है और एवापोरेशन किस तरह से नॉर्मल टेम्परेचर पे अकर होता है। तो आइए देखते हैं। सब तो इस लेक्चर में बेसिकली हम क्या कवर करेंगे, इस लेक्चर में कवर करेंगे एवापोरेशन क्या होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे क्या डिफरेंस होता है एवापोरेशन, वेपोराइजेशन और बॉइलिंग में। आगे हम देखेंगे कि एवापोरेशन रूम टेम्परेचर पे किस तरह से अकर होता है और एवापोरेशन रूम टेम्परेचर पर ही नहीं, किसी भी टेम्परेचर पर अकर हो सकता है। इसके बाद रेट ऑफ एवापोरेशन को क्या इफेक्ट करता है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ एवापोरेशन को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स वगैरह के थ्रू देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एवापोरेशन समझते हैं। तो देखिए एक चीज़ तो ये समझ लीजिए, वेपोराइजेशन का क्या मतलब होता है। वेपोराइजेशन का मतलब होता है किसी भी गैस का लिक्विड का गैस में चेंज होना। ठीक है, वेपोराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस। तो वेपोराइजेशन में आपका दोनों आते हैं, बॉइलिंग भी आती है और एवोपरेशन भी आते हैं। हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि बॉइलिंग एंड एवोपरेशन आर द सबसेट और द टाइप ऑफ द वेपोराइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, एवोपरेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एज इट चेंज द इनटू गैस फेज। ठीक है, तो एवोपरेशन का जो प्रोसेस है, वेपोराइजेशन प्रोसेस जो कि कहाँ कर होता है, सरफेस ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पे, टॉप सरफेस पे अकर होता है, जिसमें आपका लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। आप पूरा देखेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल वाला पोर्शन है। तो पूरा देखेंगे तो मैं 100% आपको बता दूंगा कि एवापोरेशन, बॉइलिंग और इनमें क्या फ़र्क होता है। अब देखिए सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड में क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, सॉलिड में मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते हैं और मॉलिक्यूल्स क्या जब इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं तो वो वाइब्रेट हो सकते हैं। लेकिन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा होते हैं, जिससे वो कहीं बाहर एस्केप होकर नहीं जा सकते हैं। वो वाइब्रेट हो सकते हैं अपनी जगह पे, लेकिन बाहर नहीं जा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई कोहेसिव फोर्स अमंग देम। इसमें क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूल कोलाइड्स, दे ट्रांसफर एनर्जी टू ईच अदर बेस्ड ऑन हाउ दे कोलाइड। तो लिक्विड्स में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, और कोलाइड होंगे तो वो अपनी एनर्जी है वो एक दूसरे को ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। और क्या होता है, जो मॉलिक्यूल बीच में होते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं और उनको दूसरे मॉलिक्यूल जब एनर्जी दे देते हैं तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, और ज़्यादा एनर्जी होने के कारण उनके पास एक अपॉर्चुनिटी रहती है बाहर एस्केप होने के लिए। देखिए सरफेस पे जो मॉलिक्यूल रहते हैं उनके एस्केप होने के दो कारण हैं। एक तो ये है कि वो सरफेस पे है तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है एयर के पास एस्केप होने की, जो मॉलिक्यूल अंदर है उनके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं है। दूसरा क्या होता है, जब मॉलिक्यूल्स अंदर कोलाइड होते हैं तो अपनी जो एनर्जी होती है वो कहाँ ट्रांसमिट कर देते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल को ट्रांसमिट कर देते हैं। कंटिन्यू, ये जो एवोपरेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यू होता है जब तक एयर सैचुरेटेड नहीं हो। यहाँ पे एक चीज और समझने की जरूरत है, एयर सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होने का क्या मतलब है। ये रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग में पढ़ाया जाता है। सैचुरेटेड एयर होने का मतलब ये है, सैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड एयर होती है वो एयर कहलाती है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल 100% होते हैं। 100% वाटर के मॉलिक्यूल होने का मतलब ये है कि उसके पास जितना वाटर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी थी उतने वाटर के पार्टिकल्स उसने ऑब्जर्व कर लिए हैं। अब यदि उसमें वाटर को सप्लाई करेंगे तो वाटर को ऑब्जर्व नहीं करेगा। जैसे यदि आपने बारिश का मौसम देखा होगा तो बारिश के मौसम में कूलर चला दो तो रूम में चिपचिपा हो जाता है, क्योंकि क्या है, उस टाइम पे एयर पहले से सैचुरेटेड होती है। तो जो कूलर पानी दे रहा है वो पानी कहाँ जाता है, रूम में आ जाता है। रूम में इसलिए आ जाएगा क्योंकि वो पानी एवापोरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एयर जो है पहले से उसमें वाटर के मॉलिक्यूल 100% है। अब एयर की कैपेसिटी नहीं है और वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑब्जॉर्व करने की। ठीक है, तो एवापोरेशन इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका एयर कितना अनसेचुरेटेड है। सैचुरेटेड एयर होगी तो एवापोरेशन बिल्कुल नहीं होगा, अनसेचुरेटेड एयर है तो अनसेचुरेटेड मतलब कितना परसेंट अनसेचुरेटेड है। ठीक है, तो सैचुरेटेड का मतलब 100% जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो,
और अनसैचुरेटेड मतलब 100 से कम हो। तो हमेशा अनसैचुरेटेड एयर में ही इवोपरेशन पॉसिबल है। अब एक एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये वाटर के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपस में एक दूसरे कोलाइड होंगे। अब जब ये कोलाइड होंगे एक दूसरे से तो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और एनर्जी ट्रांसमिट करेंगे। तो अंदर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो स्केप नहीं हो सकते हैं। तो ये एनर्जी कहाँ पे, बाहर जो मॉलिक्यूल उन पे एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी। बाहर वाले मॉलिक्यूल्स पे जब एनर्जी ट्रांसमिट हो जाएगी तो उनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, और ज़्यादा एनर्जी होगी तो उनके पास एयर है उसके आजू बाजू में, तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो एयर में जा सकते हैं, ठीक है। तो और एयर भी क्या करेगी, इनको टेकअप कर लेगी। एयर वेलकम वाटर मॉलिक्यूल्स, कब वेलकम करेगी, जब एयर अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड एयर होगी तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को नहीं करेगी, अब्जॉर्ब नहीं करेगी। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आती है। और इसके एग्जाम्पल जैसे आप मटके में पानी जो ठंडा होता है, ये बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, एवापोरेटिव कूलिंग का। अब मटके में जो पानी ठंडा होता है उसको मैं इससे कोरिलेट करता हूँ। तो मटके में जब पानी ठंडा होगा तो मटके के आसपास की जो सरफेस है, पहले तो ये है कि मटके से पानी क्यों ठंडा होता है, क्योंकि मटके की जो सरफेस होती है वो मिट्टी की बनी होती है और वो पोरस होती है, ठीक है। उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिससे क्या होता है कि एयर उसमें एंटर कर सकती है, आउटर पेरीफेरी है। तो उसके जो आउटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, एयर के कांटेक्ट में आएंगे और एयर की वजह से वो क्या होंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, मूव करना चाहेंगे, ठीक है। बाहर के जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ जाना चाहेंगे और बाहर से वो क्या होते हैं, इवापोरेट होते हैं। तो जब वो बाहर से इवापोरेट होते हैं तो उसको इवापोरेशन के लिए वो हीट कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, अंदर जो वाटर था, इसलिए जो अंदर पानी रह जाता है वो ठंडा हो जाता है और कुछ पानी क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है। देखिए इवापोरेशन में क्या हो रहा है, लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, और लिक्विड जब भी गैस में चेंज होगा तो वो क्या होगा, लेटेंट हीट को ऑब्जर्व करेगा। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक हो रहा है, इनमें भी क्या है, हीट एनर्जी ऑब्जर्व हो रही है। जैसे मैंने ये एग्जांपल बताया है कि मॉलिक्यूल्स ऊपर वाली सरफेस के स्केप हो जा रहे हैं, तो ये एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, ये इनके जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनसे ये एनर्जी क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं ऊपर वाले ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एनर्जी इनको सप्लाई देना पड़ेगा। अब जैसे आपके कपड़े सूखते हैं, एक एग्जांपल ये हो सकता है। तो आपके जो कपड़े सूखते हैं तो उसमें भी क्या है, ये इवोपरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। इवोपरेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, कपड़े में वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उसके आसपास एयर जा रही है, तो एयर क्या करेगी, उन मॉलिक्यूल्स को ऑब्जॉर्व कर लेगी, ठीक है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, इवोपरेशन का एग्जाम्पल है। कूलिंग टावर में जो प्रोसेस होती है वो भी इवोपरेशन का एग्जाम्पल है। इवन रेफ्रिजरेटर में जो प्रोसेस होती है इवोपरेटर में, वो भी एक तरह से इवोपरेशन है, क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है, इवोपरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट बॉयल होकर किसमें चेंज हो जा रहा है, गैस में चेंज हो जा रहा है। अब क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं, अब हम स्पेसिफिक उसकी बात करें डेजर्ट कूलर की, तो डेजर्ट कूलर में क्या हो रहा है, वाटर ऊपर से स्प्रे हो रहा है और एयर जा रही है। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर से हीट को ऑब्जर्व करेंगे, और वाटर के मॉलिक्यूल जब एयर से हीट को ऑब्जर्व करेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल किस में चेंज हो जाएंगे, गैस में चेंज हो जाएंगे। और वहां पे ये डिजायरेबल भी है कि देखिए, क्योंकि डेजर्ट कूलर हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे ड्राई एयर हो। ड्राई एयर का मतलब उसमें ह्यूमिडिटी नहीं हो, तो वहां पे आपका काम ह्यूमिडिटी बढ़ाना भी है। तो हम उसमें क्या हुआ, वाटर को स्प्रे कराया, तो वाटर ने एयर से हीट को ऑब्जर्व किया, एयर से हीट को ऑब्जर्व किया तो एयर का टेम्परेचर कम हो गया, तो ठंडी हवा मिल गई। दूसरा क्या हुआ, वो वाटर के जो वाटर एवापोरेट हो रहा है, वो वाटर एवापोरेट होकर कहाँ चला जा रहा है, एयर में चला जा रहा है। तो उस स्पेस की क्या है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी, जो कि डिजायरेबल होती है, ठीक है। मतलब ड्राई एयर होगी तो वहां पे आपको थोड़ी बहुत ह्यूमिडिटी की जरूरत रहती है। वो कंफर्ट पे डिपेंड करता है, 40 to 60% RH ये रेफ्रिजरेशन पढ़ाते हैं। अब इसमें फैक्टर अफेक्टिंग द एवोपरेशन, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फ्लो रेट ऑफ एयर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा फ्लो रेट होगी एयर की, उतनी ज़्यादा क्या होगी, इवोपरेशन का रेट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कपड़े सूखने की हम बात करें, तो यदि एयर का फ्लो तेज हो रहा है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, एयर स्टिल होगी, स्टेशनरी होगी, तो कपड़े देर में सूखते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि मान लो एयर पहले से सैचुरेटेड है और फ्लो हो रहा है एयर का, तब एवोपरेशन नहीं होगा तब भी। दूसरा है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा हीट का ट्रांसफर होता है और उतना ज़्यादा क्या होगा, इवोपरेशन होगा। प्रेशर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और प्रेशर क्यों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? मान लीजिए प्रेशर ज़्यादा हो जाए, जैसे ये है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये प्रेशर क्या करेगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल स्केप होना चाहते हैं इनको वहीं पे क्या कर देगा, प्रेस कर देगा। तो यदि ज़्यादा प्रेशर होगा तो वो क्या करता है, एवापोरेशन की रेट को कम कर देता है। ठीक है, तो प्रेशर का समझ में आता है आपको। इसी तरह देखिए, जैसे हम एक फॉर एग्जांपल इसकी बात करें एवापोरेटर में, तो एवापोरेटर में एवापोरेशन कम टेम्परेचर में क्यों हो जाता है? कम टेम्परेचर इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे प्रेशर भी क्या होता है, बहुत कम होता है। एक्सपांशन वाल्व से वो बाहर निकलता है, एक्सपेंशन वाल्व से बाहर निकलेगा तो कम प्रेशर होगा, और कम प्रेशर पे एवापोरेशन क्या हो जाएगा, सॉरी, जब प्रेशर कम होगा तो कम टेम्परेचर पे भी लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। इसके बाद हम टेम्परेचर की बात करें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एवापोरेशन की रेट भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे कपड़े सूखने की हम बात करें, ज़्यादा तेज गर्मी होगी तो जल्दी सूख जाते हैं, कम टेम्परेचर हो तो ज़्यादा टाइम लगता है। तो टेम्परेचर के डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल होता है एवापोरेशन। वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि अंदर जो उसमें वेपर जनरेट हो रही है उनमें कितना प्रेशर बनना है। यदि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम बात करें किसी चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं, बॉईल कर रहे हैं ना, बॉइलिंग का एक ले सकते हैं क्योंकि ये सब मिले जुले चीज़ है। तो बॉईल करेंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर से उसका प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर बढ़ा। वेपर प्रेशर बढ़ने का मतलब ये है कि उसमें जो एवापोरेशन होगा, जो लिक्विड से गैस में चेंज होने की स्पीड होगी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब वेपर प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हायर द वेपर प्रेशर, हायर द रेट ऑफ एवापोरेशन। वेपर प्रेशर का मैंने बता दिया, हायर द वेपर प्रेशर हायर रेट ऑफ एवापोरेशन। अब ये इसके डायग्राम के थ्रू बताया है कि रेट ऑफ एवापोरेशन प्रेशर पे क्या रहता है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जैसे प्रेशर है, ठीक है, ये प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पे, तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या है, कम है हाई प्रेशर पे। और प्रेशर लो होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन क्या है, ज़्यादा है। सबसे कम प्रेशर पे सबसे ज़्यादा रेट ऑफ एवापोरेशन। इसी तरह टेम्परेचर का देखें तो टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप देख पा रहे हो इसको। ठीक है, तो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।